Okay. So now DPS के पेपर कब है? नहीं हो रहे, मई में किसी के एग्जाम नहीं हो रहे, सिर्फ एक पटेल वालों के हो रहे हैं जिनका सिर्फ एक सोल्यूशन चैप्टर आ रहा है, मुकत के नहीं हो रहे। एसजी वाले सिलेबस मुझे कल बताएंगे। कितने चैप्टर्स आ रहे हैं यूटी में? है नहीं। जैनित आप मुकत में ही हो ना? डीएवी में कब हो रहे हैं एग्जाम? सेकेंड वीक ऑफ मई। सिलेबस क्या आ रहा है? बायोमोलिक्यूल तो नहीं है। प्लीज जस्ट गेट लेट मी नो व्हाट इज द सिलेबस। हम बेस्ट ट्राई करेंगे कि सारे स्कूल के हिसाब से चल सके, बट अभी मेरे को ना एसडी वाले बता रहे हैं कि सोल्यूशन के अलावा क्या आ रहा है, आप भी एक बार बता दो। तो अभी मैं मुकत के हिसाब से ही चल रही हूँ, क्योंकि उनके सेकंड चैप्टर को कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनिक्स का चैप्टर शुरू है। ओके, नाउ प्लीज आकाश, मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। सो टुडेज चैप्टर इज बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक्स का चैप्टर जरूर है, बट ये वो ऑर्गेनिक का चैप्टर नहीं है जिसमें हम अल्केन अल्कीन अल्काइन में कार्बन की चेन बनाते थे, इथेन मिथेन टाइप कोई केमिकल रिएक्शन। बायोमोलिक्यूल्स बिलोंग टू द ऑर्गेनिक चैप्टर, जिसमें हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आज हम ग्रो कर रहे हैं, आज हमारी बॉडी इज एबल टू रिपेयर इट सेल्फ, इज एबल टू रिप्रोड्यूस ऑर्गन्स, तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ सम कॉम्प्लेक्स लाइफलेस मॉलिक्यूल्स। मतलब कुछ मॉलिक्यूल हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। लाइक जब आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे, आपके लिए कभी कभी फॉर्मूला याद करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर्मूला याद करोगे तो उनके स्ट्रक्चर समझने मुश्किल हो जाएंगे, बिकॉज वो सिंपल नहीं होते। अब आप ग्लूकोज ही देख लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। यू कांट कॉल इट एज अ सिंपल मॉलिक्यूल, इट्स अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो यानी कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो अगर मैं बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन की बात करूं, जैनित, व्हाट आर बायोमोलिक्यूल्स, जो चैप्टर का नाम है, बायोमोलिक्यूल्स आर सम कॉम्प्लेक्स लाइफलेस मॉलिक्यूल। खुद वो लाइफलेस है, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अवर लाइफ। वो खुद लाइफलेस है, लेकिन अगर हमारी लाइफ, हमारी ग्रोथ, हमारी बॉडी की रिपेयर, हमारी बॉडी की रिप्रोडक्शन, इन सब में उनका बहुत रोल है। और हम जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं, उनमें से कुछ है कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ क्या है प्रोटीन्स, कुछ हमारे पास क्या है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड RNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So they are nucleic acids. वो जिंदा नहीं होते। DNA जिंदा क्यों होता है? DNA इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, जिंदा तो नहीं हम उसको बोल सकते, लाइफलेस ही होते हैं, बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो उनके पास कुछ एबिलिटी होती है अपने आप को रेप्लिकेट करने की, तो वो डीएनए अपने आप को डबल करके कॉपी कर लेता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग एंड दे आर लाइफलेस ओनली। प्लीज सिट फास्ट। So let us start with the first, carbohydrates. क्या समझते हो कार्बोहाइड्रेट से? रोटी में कार्ब्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम रियल लाइफ में कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं यार रोटी में कार्ब्स हैं यार। अभी तो तुम सारे पतले पतले हो ना, क्योंकि तुम्हारी एज, हमारी एज में पहुंचोगे तो हमें सोचना पड़ता है कि यार ये कार्ब्स हैं, रोटी में कार्ब्स हैं, राइस में कार्ब्स हैं, कार्ब्स नहीं खाने, नहीं तो वेट बढ़ जाएगा ना। तो नॉर्मली जब भी वेट की जर्नी में आप जाते हो तो बड़ी बार कार्बोहाइड्रेट्स की बात करी जाती है कि जिन जिन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दैट एड्स टू द वेट। पोटैटो में होता है। तो वी ऑफन टॉक अबाउट टेकिंग द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स खाने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने चाहिए। वो तो चलो रियल लाइफ की बात होगी। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट? रोटी तो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि रोटी में तो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, बट हाउ डू, पहले तो बायोमोलिक्यूल के डेफिनेशन मैंने क्या पढ़ाई है बोलो? बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स लिविंग होते हैं कि लाइफलेस? ऑर्गेनिक। और इनके अंदर हम कौन कौन से बायोमोलिक्यूल है जो हमारे सिलेबस में है? और एंजाइम्स या हार्मोन्स भी पढ़ेंगे हम, एंजाइम या हार्मोन्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। आज हम कौन से बायोमोलिक्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं मधुर? कार्बो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स?
complex, lifeless, organic chemical substances responsible for our life, for our growth, फॉर आर रिपेयर, फॉर आर रिप्रोडक्शन. ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आप बिलीव नहीं करोगे, ओल्ड एज में बहुत सारे लोगों को प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना. तो ये अभी हम इस एज में इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस समझ नहीं पाते, लेकिन अगर आप डील करो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, या जिनको भी, अगर आप उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करो, तो उनमें मोस्टली प्रोटीन्स की कमी हो जाती है. एंड प्रोटीन्स की कमी होने की वजह से दे हैव लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, है ना. तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी बॉडी के लिए. दो वी डोंट वी टेक्स एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड. हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बट कभी कभी फॉर ग्रांटेड मतलब कि हाँ, हम रियलाइज़ ही नहीं करते कि ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ना. लेकिन बाद में इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की कमियों की वजह से हमें खाना नहीं डाइजेस्ट होता, कभी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, है ना, कभी डायबिटीज हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है. तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलो एनीवेज, आज हमने शुरू करना है कार्बोहाइड्रेट्स, प्लीज. अब कार्बोहाइड्रेट्स, हम ये तो मैंने बता दिया कि रोटी में होते हैं या पोटैटोज में होते हैं, राइस में होते हैं, बट कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कैसे करते हैं. जब साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, जैसे कि ग्लूकोज, C6H12 इज अ कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज. सुक्रोज, C12H2211 इज अ कार्बोहाइड्रेट. तो साइंटिस्ट ने देखा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स उनको मिल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, तो उन्होंने देखा कि इसके फॉर्मूले को ना मैं कार्बन अलग कर सकती हूँ और इसके वाटर अलग कर सकती हूँ. देखो जरा, अगर मैं इस C6H12O6 के फॉर्मूले को ऐसे स्प्लिट करके लिखूं, तो मैं लिख सकती हूँ, बिकॉज 6 2 12 एंड 1 6 6. ऐसे अगर मैं सुक्रोज के फॉर्मूले को स्प्लिट करके लिखूं, C12H2O11 मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें 12 कार्बन है और H2O को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा. तो साइंटिस्ट को लगता था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, दे कैन बी रिटन इन दिस फॉर्मूला. हम उनके फॉर्मूले को इस फॉर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब उसके फॉर्मूले में कार्बन अलग कर सकते हैं, वाटर अलग कर सकते हैं. इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का नाम पड़ गया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स का नाम कार्बोहाइड्रेट्स क्यों पड़ा था? क्योंकि जब साइंटिस्ट कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कवर कर रहे थे, तो एवरी टाइम जब वो किसी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले को पढ़ते थे, जैसे ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, तो जब उसके फॉर्मूले को उन्होंने एनालाइज करा, C6H12O6, तो उनको लगा कि अगर मैं इनके 6 कार्बन को अलग करूं, मतलब अलग हम ऐसे कर नहीं सकते, मतलब वैसे मेंटली अगर मैं 6 कार्बन को अलग करूं, तो H12O6 में 6 वाटर निकल रहे हैं. कितने वाटर निकल रहे हैं? 6 वाटर. ऐसी सुक्रोज में, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, एक बार के लिए मैं 12 कार्बन अलग करूं, तो इसमें वाटर कितने निकल रहे हैं? 11. तो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन रख दी, कि नाम रख दिया हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. लेकिन उसके बाद कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी निकले जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे रैमनोज. रैमनोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला रहता है C6H12O5 इंस्टेड ऑफ C6H12O6. उसका फॉर्मूला क्या रहता है? C6H12. अब इसमें अगर तुम कार्बन अलग करते हो तो वाटर अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम 6 वाटर रखोगे तो 6 2 12, बट O कितने आ रहे हैं? बट इसमें तो कितने हैं? तो यानी कि रैमनोज इस फॉर्मूले में फॉर्मुलेट नहीं हो सकता. तो यानी कि ये डेफिनेशन डिस्कार्ड होगी. ये ओल्ड डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर हाइड्रेट्स ऑफ, बिकॉज इट इज बिलीव कि ये कौन सी जनरल फॉर्मूले को फॉलो करते हैं? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? CH2O. But do all carbohydrates follow this formula? No. But do all carbohydrates follow this formula? Some people are talking in the class. I don't feel like कि अब चैप्टर भी नया शुरू हो गया, and why this AC is not working? इतनी गर्मी लग रही है मुझे, पता नहीं. लाइट बंद कर दो, लाइट से गर्मी आती है. कोई ना, मैं एक बार ना AC कर, फिर पता है क्या वीडियो कॉल ही आती है. ये मतलब सामने से तो इतनी लाइट पड़ती है. So what is the old definition of carbohydrates, Akash? What is the old definition of carbohydrates?
Old definition. Hydrates of carbon. Okay. And what is the general formula of carbohydrates? General formula of carbohydrates. Yeah. CX H2O. Do all carbohydrates follow this formula? Name the carbohydrate which do not follow this formula. What is the formula of Ramnos? Can it be fitted in that formula CXH2O5? No. Which are the carbohydrates which follow this formula? Glucose and सुक्रोज. अब साइंटिस्ट ने कहा कि चलो ठीक है, ये डेफिनेशन पूरी तरह से करेक्ट तो नहीं है ना, ये डेफिनेशन पूरी तरह से, तो प्लीज बातें नहीं, प्लीज प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज मत बातें करो. सो गाइज, ऑल्दो ये जो ओल्ड डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की थी ये डिस्कार्ड हो गई, क्योंकि हर कार्बोहाइड्रेट इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते, बट नाम नहीं चेंज हुआ. कार्बोहाइड्रेट्स का नाम तो कार्बोहाइड्रेट्स पड़ ही गया, बट ऑल्दो इसकी ये न्यू डेफिनेशन बदल गई. अब न्यू डेफिनेशन क्या है कार्बोहाइड्रेट की? टू मेक यू अंडरस्टैंड द न्यू डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैं ना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ. अभी वो स्ट्रक्चर आपको समझ आएगा नहीं, क्योंकि अभी मैं उस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए 1-2 लेक्चर लगेंगे, बट वैसे मैं उस स्ट्रक्चर को बना रही हूँ. प्लीज हैव अ लुक. ये C6H12O6 का स्ट्रक्चर है, जो अभी आपको समझ नहीं आएगा, तो डोंट वरी. बट मैं आपको सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं. कितने सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं? और जो मेन ग्रुप है वो कौन सा है? एल्डिहाइड. और कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स में, आकाश स्टॉप टॉकिंग इन द क्लास और यू जस्ट लीव माय क्लास. आई डू नॉट हैव स्पेस फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू. इट्स अ वेरी इजी टू से सॉरी. आई एम सॉरी. तो जब साइंटिस्ट ने देखा कि, बता रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स की न्यू डेफिनेशन को समझने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ग्लूकोज का, जो आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब आप आगे जर्नी में चलोगे, जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत सारी डेफिनेशन स्ट्रक्चर्स करोगे, तो आप एक चीज कॉमन पाओगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं. कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं? OH ग्रुप. और एक मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है जो कि एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है. इसीलिए कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पड़ गई, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन. न्यू डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की क्या पड़ गई? दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड. और इसको भी मैं मॉडिफाई करती हूँ, इसको भी, इस डेफिनेशन को भी मैं कंप्लीट करती हूँ. ये तो स्ट्रक्चर से पता लग रहा है कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी है. क्या है तनिष? पॉलीहाइड्रोक्सी. और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? या तो दोनों नहीं होंगे, या एल्डिहाइड होगा. और जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे ना, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव. कभी भी आज तक ऐसा कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया गया जो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो. यानी कि या तो वो लाइट को डेक्स्ट्रो रोटेट करेंगे या लीवो. ऑप्टिकली एक्टिव याद है ना? ऐसे कंपाउंड्स जो लाइट के प्लेन को रोटेट करते हैं. जब आप लाइट को किसी भी कंपाउंड से पास करते हो, तो अगर कंपाउंड लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे, मतलब लाइट अगर एक प्लेन में ट्रेवल करिए, या तो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, या तो ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली. All the substances are not optically active. Some substances are optically inactive and some substances are optically. But as far as carbohydrates are concerned, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात करो, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव. आज तक कोई भी एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर नहीं हुआ जो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो. इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स की मॉडर्न डेफिनेशन में ही हम ये चीज मेंशन करते हैं दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स. मतलब एक तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे ही होंगे, साथ में वो पॉलीहाइड्रोक्सी होंगे, क्योंकि उनके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे OH ग्रुप्स तुम्हें नजर आएंगे. क्या नजर आएंगे? बहुत सारे OH ग्रुप्स. और जो मेन फंक्शनल ग्रुप रहने वाला है वो या तो एल्डिहाइड रहने वाला है, या तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहले ओल्ड डेफिनेशन के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स को क्या माना जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ. And what was the general formula according to this definition? CXH2O. Name the carbohydrate which do not follow this definition. Ramnose. What is the formula of Ramnose? C6H12O5.
उसके बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन निकल के आई कार्बोहाइड्रेट्स की, वो किस हिसाब से निकल के आई, जब बहुत सारी रिसर्च हुई, जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर रिसर्च करी गई, तो क्या पाया गया कि एक तो वो पक्का ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्टिकली, लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करें, डेक्स्ट्रो रोटेट करें, या लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, लीवो रोटेट करें, वो अलग बात है, बट होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव ही। ऐसा कोई भी आज तक कार्बोहाइड्रेट डिस्कवर नहीं हुआ जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। तो डेफिनेशन वही होनी चाहिए जो 100% ट्रू हो। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न न्यू डेफिनेशन बोला जाता है दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस विच आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन, क्योंकि स्ट्रक्चर में पॉलीहाइड्रोक्सी रहने वाला है और मेन फंक्शनल ग्रुप क्या रहने वाला है, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। उसके बाद दे आर नोन एज सेकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को ना बहुत बार मैं सेकेराइड्स नाम से भी यूज करूंगी बिकॉज नॉर्मली दे आर स्वीट इन टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आर जनरली स्वीट इन, तो सेकेराइड्स वर्ड वहीं से डिराइव हुआ है, स्वीटर इन टेस्ट। तो कई बार मैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सेकेराइड्स वर्ड भी यूज करूंगी। तो आपको पता होना चाहिए दैट इफ आई एम यूजिंग द वर्ड सेकेराइड्स दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं सेकेराइड्स टर्म यूज कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? कार्बोहाइड्रेट्स की। सो लेट्स मूव ऑन। ओके, मुझे टाइम क्यों? मेरा तो अभी टाइम नहीं हुआ, मैंने तो अभी बहुत जिंदा रहना है। फोन का टाइम। Okay, now let's talk about the classification. Now let's talk about the classification of carbohydrates. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अब चल रहा है। देखो इस चैप्टर को बोरिंग लगेगा क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है, बट इंटरेस्ट आपको ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि पिछला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का था तब भी तुम्हें बोरिंग लग रहा था। अब ऑर्गेनिक्स शुरू हो रही है, वो ठीक था, ये भी बहुत अच्छा। थोड़ा सा खुद देखो, कार्बोहाइड्रेट 3 तरह का होता है। वन इज मोनोसेक्राइड्स, प्लीज देखो, वन इज मोनोसेक्राइड्स, वन इज oligosaccharides and another is polysaccharides। अब नाम ही बता रहा है, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कंटेन सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब पता कैसे लगेगा कि वो सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं? जब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को आप पानी में डालोगे और उनको ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो वो ब्रेक होकर फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे, कुछ और दे देंगे। आई अगेन रिपीट, मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कंसिडर होते हैं, नाम से पता लग रहा है मोनो मतलब सिंगल यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल बताती हूँ, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड क्यों है? क्योंकि जब आप ग्लूकोज को ब्रेक करने की कोशिश करोगे पानी में डालकर तो ये फर्दर C2H5OH इथेनॉल, आप कहोगे कि मैम ब्रेक तो हो रहा है, ब्रेक तो हो रहा है, पर ब्रेक होके उसने अल्कोहल दिया है, ब्रेक होके उसने क्या दिया है? कोई फर्दर कार्बोहाइड्रेट नहीं दिए। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच कंटेन सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विच कंटेन सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स and thus cannot be further hydrolyzed to give simpler carbohydrates। अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये फर्दर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देंगे। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोला जाता है? मोनोसेक्राइड। जिसमें से एक एग्जांपल तो मैंने लिख ही दिया रिदव, एक एग्जांपल मोनोसेक्राइड का मैंने क्या लिखा है? C6H12O6 ग्लूकोज। तो मैं आपको 3 नाम याद कराती हूँ मोनोसेक्राइड्स के। गला हुआ फ्रूट से, G से ग्लूकोज, F से फ्रक्टोज एंड R से राइबोज। ये तीनों मोनोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल हैं जो आप गला हुआ फ्रूट से याद कर सकते हो। मतलब गला हुआ फ्रूट, नीचे R का कुछ बन नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा तो थोड़ा दिमाग लगा लेना कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोज आर द नेम ऑफ 3 कार्बोहाइड्रेट विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मोनोसेक्राइड्स, विच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। सबसे पहले मोनोसेक्राइड्स की डेफिनेशन क्लियर हुई। मोनोसेक्राइड्स कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं? मोनो मतलब दे कंटेन सिंगल यूनिट, दे कंटेन किसके सिंगल यूनिट? कार्बोहाइड्रेट्स की। और कैसे पता लग रहा है कि वो सिंगल यूनिट ही कंटेन कर रहे हैं? बिकॉज दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड, दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। दोबारा बताऊं, देखो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे मैं सुक्रोज ले रही हूँ तब तुम्हें ज्यादा क्लियर होगा। C12H20O11 जो कि केन शुगर का एग्जाम्पल है ना, सुक्रोज जो गन्ने की चीनी होती है। अगर आप इसको पानी में डालोगे ना आकाश, ये फर्दर 2 कंपाउंड देगा, C6H12O6 जिसमें से एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है,
ठीक है। अब अगर मैं केन शुगर की बात करूं, केन शुगर ने पानी में जाते 2 फर्दर ग्लूकोज की यूनिट्स प्रोड्यूस करी। कितनी कितनी ग्लूकोज की यूनिट्स प्रोड्यूस करी? 2। तो ये एक डाइसेक्राइड हुआ। ये क्या हुआ? बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग विच सेक्राइड्स, है ना। तो मोनोसेक्राइड्स फर्दर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि मोनो का मतलब है सिंगल, वो ऑलरेडी सिंगल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट्स के। अगर आप उनको पानी में डाल के ब्रेक करने की कोशिश करोगे, दे मे गिव समथिंग एल्स, वो ब्रेक होके कुछ और दे देंगे। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आपने ग्लूकोज को हाइड्रोलाइज करा, ये भी ब्रेक हुआ है, बट इसने C2H5OH इथेनॉल दिया है, कोई और फैमिली का कंपाउंड दिया है, बट कार्बोहाइड्रेट तो नहीं दिया ना, क्योंकि बिकॉज वो खुद ही सिंगल यूनिट था। क्या था? तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं, और जिसकी वजह से जब उनको आप फर्दर हाइड्रोलाइज करते हो, दे डू नॉट प्रोड्यूस सिंपलर कार्बोहाइड्रेट, वो और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोसेक्राइड्स। और एग्जाम्पल के तौर पे 3 नाम आपको हमेशा याद रखने हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड, जिसको हम किस निमोनिक से याद कर सकते हैं? गला हुआ फ्रूट। उसके बाद आ जाओ ओलिगो। ओलिगो की कैटेगरी में आते हैं वो सारे कार्बोहाइड्रेट जो 2 से 10 प्रोड्यूस करने वाले हैं। जो कितनी यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं? 2 से, यानी कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पानी में जाकर अमृतपाल कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट प्रोड्यूस कर दे? 2। वैसे तो हम डाइसेक्राइड बोलेंगे, लेकिन वो आएगा किस कैटेगरी के अंडर? ओलिगो। कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा भी होगा जो 3 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, वो ट्राइसेक्राइड हो जाएगा, बट वो आएगा किसके अंडर? ओलिगो। सो ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, सारे वो कार्बोहाइड्रेट जो पानी में जाने के बाद 2 से 10 कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं, उनको हम ओलिगो बोलेंगे। बट हमारे सिलेबस में डाइसेक्राइड्स है। क्या है? डाइसेक्राइड्स क्या हुए आकाश? जो पानी में जाकर कितनी कार्बोहाइड्रेट की यूनिट प्रोड्यूस करेंगे? 2। जिसका वन ऑफ द एग्जांपल इज सुक्रोज। व्हाट इज द फॉर्मूला? C12H22O। और वाटर में जाके वो कौन सी 2 कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है? फॉर्मूला इज सेम, बट द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज, द अदर वन इज फ्रक्टोज। और मैं 3 आपको डाइसेक्राइड्स के नाम याद करा रही हूँ। 3 नाम मैं आपको डाइसेक्राइड के याद करा रही हूँ। श्याम लाल या सड़ा हुआ माल्टा। श्याम लाल, श्याम लाल से याद कर लो। आकाश, डाइसेक्राइड्स के नाम याद करा रही हूँ। श्याम लाल या सड़ा हुआ माल्टा। माल्टा इज लाइक एन ऑरेंज, S इज सुक्रोज, M इज माल्टोज एंड L इज लैक्टोज। तो ये 3 एग्जाम्पल डाइसेक्राइड्स के हैं। श्यामलाल, ग्लूकोज तो मोनो था, वो तो मैंने ये लिखा था कि सुक्रोज पानी में जाने पर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, एक ग्लूकोज की और एक, वो तो मोनो हो गए ना। तनिष वेरी बैड। हाँ, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स होते हैं ना। प्लीज बातें मत करो प्लीज। हाँ तो बोल, क्या डाउट है? बोल, पूछ ले, कोई बात नहीं। अभी क्या बन रहा है? देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा श्यामलाल सड़ा हुआ माल्टा, कुछ और बना लो। स्मॉल मीडियम लार्ज, ये भी अच्छा है। स्मॉल मीडियम लार्ज। चलो, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स नाम ही बता रहा है ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फर्दर 2 से ज्यादा 2 से 10 तक तो ओलिगो दे, जो 10 से ज्यादा, जो कितनी कार्बोहाइड्रेट यूनिट प्रोड्यूस करने वाले हैं? जेने। एंड स्पेसिफिकली आपने 10 नहीं बोलना, विच प्रोड्यूस मैनी यूनिट्स, विच प्रोड्यूसेस मैनी यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे स्टार्च है, अगर आप स्टार्च का फॉर्मूला देखो C6H10O5, इसके फॉर्मूले में N ग्लूकोज है। जब आप पानी डालते हो, जब आप N वाटर मॉलिक्यूल्स डालते हो, तो इट प्रोड्यूसेस N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब N इज वेरी वेरी लार्ज नंबर। तो स्टार्च C6H10O5 is known as a, because how many units it is producing? N, where N is a very very large number. तो example of polysaccharides are starch, इसका तुम बनाओ, इसका मेरे पास कोई नहीं है, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। इसका निमोनिक क्या बनेगा? निमोनिक मतलब जैसे वो श्यामलाल था, वो गला हुआ फ्रूट था, SCG, इसका बनेगा कुछ? स्टार्च, सेल्यूलोज
HCG एसिडिक है ना। हाँ, स्टार्च, सेल्यूलोस एंड ग्लाइकोजन। तो इस पीडीएफ में 9 कार्बोहाइड्रेट तो तुम्हें याद ही होंगे। पहले 3 कौन से? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ये लिख लेते हैं, बढ़िया है। अगले 3 लिखवाऊंगी सारा कुछ, सुक्रोज, माल्टोज एंड सारा कुछ लिखवाऊंगी। अगले 3 स्टार्च, सेल्यूलोज। मधुर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज को याद करने के लिए मैंने क्या टेक्निक बताई है? यस। एसएमएल, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज को याद करने के लिए क्या टेक्निक बनाई है? श्याम लाल ले ले क्या? और स्मॉल, मीडियम, लार्ज भी अच्छी है। एंड व्हाट अबाउट पॉलीसेक्राइड्स? SCG। एससीजी या स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। चलो ठीक है। मैम रहता है मैम थोड़ा सा। क्या लिख रहे हो? यस मैम। लिखवाऊंगी सारा कुछ। मैम ये मैम ऐसे ठीक है, इसी में सारा समझ आ गया, लिखवाने की जरूरत ही नहीं है, ये लिख देते हैं सारा कुछ। लिखना है पहले? यस मैम। दो क्या पढ़ना नहीं है तो लिखवाऊं के घर के लिए भेजूं? मैम ये वाला लिख रहा है, ये वाला लिख रहा है। अच्छा, दोज हु वांट टू राइट दिस, मैम वो क्या लिखा फोटो के बाद स्पेलिंग है उसके ये का those who want to write this tricks, they can write gala, यहाँ पे ना मैं कोई अच्छा बनाने के लिए तो आई ही नहीं। मैम समझ आ रहा है मुझे, तो बड़ा अच्छा ठीक है। एक तो बना के आई हूँ, अप्रिशिएट तो क्या करना। हम बनाते हैं इसके बनाओ। ये क्या लिखा मैम आपने? ये ग्लूकोज प्लस एसएमएल का सस्ता माल ले लो, एसएमएल का सस्ता माल ले लो। मैम सिंगल यूनिट ऑफ बट इसका तो ऑलरेडी बना हुआ है सड़ा हुआ माल्टा। क्या सड़ा हुआ ले लो। माल्टा इज ऑरेंज फ्रूट। देखना, माल्टा इज अ काइंड ऑफ फ्रूट। एल के लिए याद कर लो श्यामलाल, जिसको जो टिक ले। चुप कर लिखने दे पहले। इफ एनीवन इज राइटिंग तो ठीक है, अदरवाइज मैं प्रॉपर नोट्स आज भेजूंगी। बट उन प्रॉपर नोट्स में ये टेक्निक्स नहीं लिखी हुई। ये सड़ा हुआ माल्टा, ये जो मैं बता रही हूँ वो नोट्स में नहीं लिखी हुई। हाँ, वो अपने हिसाब से मतलब या तो ऐड कर लेना, या तो होएगी कि जी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज के लिए गला हुआ फ्रूट है और उसके लिए सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज है। मैम ये तो 2 यूनिट आ गई यहाँ पे। कौन? मैं वही कह रही हूँ कि ग्लूकोज सिंगल यूनिट क्यों है, क्योंकि वो पानी में जाके जो फर्दर यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है वो ग्लूकोज की यूनिट्स नहीं है, वो कोई और फैमिली की हैं। 2 यूनिट्स तो प्रोड्यूस कर रहा है, बट किसकी प्रोड्यूस कर रहा है? अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड। आर दे फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स? नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स अल्कोहल फैमिली का हो गया ना वो। मैंने यही तो बोला कि ये मिसकंसेप्शन मत रखना कि वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकते। फर्दर ब्रेक होके वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे, कुछ और फैमिली के कंपाउंड्स तो वो दे ही सकते। मैम फोटो खींच के भेज दो। हाँ, इसकी ना फोटो क्लिक कर लो, क्योंकि कैमरा नहीं है। सब नोट तो कर नहीं रहे। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर नोट्स बनाने तो पहले बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन लिखोगे। नहीं मैं वो मैं पढ़ता ही नहीं कोई आज तक। क्यों नहीं पढ़ते फिर? ये ठीक है वैसे। मास मैम एम होता है ना, गला गला मास फ्रूट गला हुआ। प्लीज वांट ऑफ फैक्टर के परसों तक सबके न्यूमेरिकल होने चाहिए। डोंट टेक इट लाइटली। आई वाले जो न्यूमेरिकल हैं लास्ट कैटेगरी, क्योंकि कल मैंने आपको एक असाइनमेंट देनी है जिसमें सारे एमसीक्यूज होंगे और असर्शन रीजन होंगे, सॉल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यूज। लेकिन अब वही है ना, आगे काम मिलता जाए, पिछले वाला आपका कंप्लीट ही ना हो तो देयर इज नो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस। तो बिफोर आई गिव यू फर्स्ट असाइनमेंट, मेक श्योर कि जो लास्ट टॉपिक वांट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। छुट्टी है ना? एक बैच सुबह रख लूंगी, एक बैच शाम। यू वांट शाम? सुबह +1 वालों ने तो सुबह 8 से 9 रखवाया।
9 से 10 मैम ना हमारा 7 से 8 रखते हैं। नहीं 9 से 10 ठीक है 9 से 10 ठीक है सामने बैठो 9 से 10 एक बैच शाम को और वन बैच विल बी इन मॉर्निंग, वन इन द 4 एक अपना सेम टाइम हो जाएगा 4 बजे करते हैं शाम वाला 4 से 5 हो गया सुबह 9 से लिख लिया अब तूने नहीं मैम ये थोड़ा सा रहेगा स्मूथ मीटिंग का डाल ये वाला लिख देता हूँ वो रहा सत्ताईस पे चल रहा है, तभी तो गर्मी लग रही है। साइज पे चल रहा था 18 में कर दो भाई अभी हो जाएगा सेट फिर चले आगे तनिष। ये क्या लगा सड़ा हुआ माता माल्टा, माल्टा ना ऑरेंज। God, shame on you. Your mom is so worried about you, and from tomorrow, if you do not sit in the front, I will call her. Because I have told her कि जिस दिन मुझे लगेगा कि you are being non-serious, मैं ट्यूशन से बाहर निकाल दूंगी। और तुम मुझे कई बार मौका दे चुका है ऑलरेडी। मैं तो बोल रहा हूं ये हंस रहा था हंसना भी गलत बात है, यू आर बीइंग इन्वॉल्व्ड ना। मैं आगे कर रही हूँ, तू तो बस बैठ ही हो गया। गया वो तो आप तो ये चीज हमने कर ली है। कार्बोहाइड्रेट्स क्लासिफिकेशन, द फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज मोनो, द सेकेंड वन इज ओलिगो या डाई, और थर्ड इज पॉली। द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो आपको अभी इतनी समझ नहीं आएगी क्योंकि ये चैप्टर लास्ट चैप्टर है इस बुक का, सेकेंड पार्ट का, क्योंकि ये चैप्टर अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद पढ़ाया जाता है। और अभी मैं आपको बता भी रही थी कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड्स होता है। तो कुछ ना टेस्ट होते हैं लाइक टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट, जो आपको अल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। देयर आर सम रिएजेंट्स लाइक टॉलेंस एंड फेलिंग्स जो आपको अल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं आपको अब पढ़ाने लग जाऊंगी तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो बस इतना समझ लो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलेंस और फेलिंग्स के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलेंस और फेलिंग्स के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते। दे आर काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बेसिकली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं जिनके बारे में आपको ना अल्डिहाइड्स वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, और ये चैप्टर इस चैप्टर से पहले पढ़ाया जाता है। लेकिन अब हम सीक्वेंस को फॉलो कर नहीं रहे। अब अगर मैं इन फेलिंग्स और टॉलेंस के बारे में डिटेल में बताने लग जाऊंगी, जैसे टॉलन इज AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। तो अभी मैं ना उस चीज में जाना नहीं चाहती, बस अभी आप डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलेंस और फेलिंग्स नाम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को रिड्यूसिंग शुगर बोला जाता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स फेलिंग्स और टॉलेंस एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। अभी आपको थोड़ा सुपरफिशियल से लगेगा बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज टॉलेंस एजेंट, व्हाट इज फेलिंग्स एजेंट। बस इतना समझ लो कि कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और रिएक्ट करने का मतलब उनको रिड्यूस कर देते हैं बिकॉज वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे पर वो खुद क्या होंगे, रिड्यूस। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स टॉलेंस और फेलिंग्स एजेंट को रिड्यूस कर देते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स। और जो नहीं कर पाते उनको क्या बोलते हैं। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल सिखाती हूँ रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल याद करने का तरीका। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर्स। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं दे ऑल आर रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेक्राइड्स में पहला सुक्रोज को छोड़कर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, पहला श्यामलाल का एस छोड़कर बाकी दोनों रिड्यूसिंग है, लेकिन सुक्रोज क्या है,
नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स की डेफिनेशन तो एज ऑफ नाउ आपको रटनी पड़ेगी कि रिड्यूसिंग शुगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो टॉलेंस और फैलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस करते हैं। व्हाट आर टॉलेंस एंड फैलिंग्स, उसमें अभी आप डीप में मत जाओ क्योंकि ये कुछ स्पेशल रिएजेंट है जो आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। एज ऑफ नाउ यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि दे आर अ काइंड ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। वो क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स उनको रिड्यूस नहीं कर सकते। अब जो करेंगे उनका नाम क्या बन जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं कर पाएंगे उनका नाम क्या पड़ जाएगा? मोर देन द डेफिनेशन एग्जाम्पल या एमसीक्यू में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग। तो मैं तुम्हें याद करवा रही हूँ दैट ऑल द मोनो आर रिड्यूसिंग। जितने भी मोनोसेक्राइड्स हैं ये सारे कौन सी कैटेगरी में आने वाले हैं? अब इसका भी लॉजिक है कि ये सारे रिड्यूसिंग कैटेगरी में क्यों आने वाले हैं, लेकिन जब तक तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि ये रिड्यूसिंग शुगर हैं क्यों, तो अब तुम्हें वो ट्रिक भी नहीं पता लगेगी। तो बस अभी लर्न करने पे जोर डालो कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर्स? ऑल द मोनोसेक्राइड्स यानी कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। डाइसेक्राइड्स में कौन से रिड्यूसिंग होंगे? माल्टोज एंड और सुक्रोज कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन रिड्यूसिंग। और पॉलीसेक्राइड्स भी सारे कौन से होंगे? नॉन रिड्यूसिंग। तो अगर आपको कल को आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग, तो आपको ये हिंट पता होनी चाहिए कि रिड्यूसिंग में कौन कौन आएंगे। रिड्यूसिंग में कौन कौन से आएंगे बोलो? ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड सुक्रोज नहीं आएगा, फिर कौन आएगा? माल्टोज एंड। और नॉन रिड्यूसिंग में कौन से आएंगे? पहला डाइसेक्राइड दैट इज, और बाकी सारे पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। ओके, तो दिस वाज द सेकंड क्लासिफिकेशन जो थोड़ी अभी ऊपर ऊपर से ही समझ आएगी। उसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन, एक और क्लासिफिकेशन भी होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। बिफोर वी स्टार्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट, उनको हम शुगर्स बोलते हैं। इसको बंद मतलब साइड से क्लिक करना। टाइम भी दे। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं स्वीट इन शुगर एंड सोल्यूबल इन वाटर, जैसे ग्लूकोज है। कभी ग्लूकोज को टेस्ट किया है? घर पे ग्लूकोज पाउडर होता है, उसको टेस्ट किया है? नो मैम, नेवर। नो। इट्स एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हर किसी ने बचपन में तो खाया ही होता है। याद ही नहीं, जो ग्लूकोन डी आता है ग्लूकोज, वो पानी में पिया है, पानी में डालते हो पानी में ना, डाल के पिया है। फ्लेवर भी ना भी हो, सिंपल बिना फ्लेवर वाला भी खाओ, Orange वाला, इट इज स्वीट एंड टेस्ट। तो कुछ चलो अब उस पर डिस्कशन करते हैं। बल नहीं होता है, कुछ ग्लूकोज आर स्वीट इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर, उनको शुगर्स बोलते हैं। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, उनको क्या बोलते हैं? खट्टे। नॉन शुगर्स। ठीक है, तो एक ये भी क्लासिफिकेशन है। कितनी क्लासिफिकेशन कर ली कार्बोहाइड्रेट्स की हमने? 3। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट यूनिट्स से प्रोड्यूस, उस बेसिस पे कौन से 3 कार्बोहाइड्रेट से? मोनो, ओलिगो एंड पॉली। दूसरी क्लासिफिकेशन करी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पावर टू रिड्यूस सम टॉलेंस एंड फैलिंग्स रिएजेंट अबाउट विच वी डू नॉट नो, बट एज ऑफ नाउ हमें सिर्फ उसको क्रैम ही करना पड़ेगा। कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं? 2, एक है रिड्यूसिंग और एक है। रिड्यूसिंग कौन होंगे? जो टॉलन और फैलिंग्स को रिड्यूस कर पाएंगे। अब ये मत बोलना कि मैम वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे, पर वो खुद तो क्या होंगे? रिड्यूस। तो जो कार्बोहाइड्रेट टॉलन और फैलिंग्स एजेंट जैसे नाम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर पाएंगे वो कैसे शुगर्स होंगे? रिड्यूसिंग। और जो नहीं कर पाएंगे वो क्या होंगे? नॉन रिड्यूसिंग। एंड थर्ड कैटेगरी इज सम कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट एंड सोल्यूबल इन वाटर, दे आर नोन एज sugars, and some are not sweet in taste and insoluble in water, so they will be non sugars. तो अब हम मेन पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू करने वाले हैं। अब हमारे पास आएंगी प्रेपरेशन। तो पहला कार्बोहाइड्रेट जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड। कौन सा मोनोसेक्राइड है जिसके बारे में आपको पढ़ना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? You know, this is very bad. I am putting my 100% energy to make the class lively. लेकिन आपको बातें ही करनी है, मैं कुछ नहीं कर सकती। You can only take the horse to the well, but you cannot make you drink water. घोड़े को वेल तक लेके जा सकते हो, पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। उसने पीना नहीं पीना उस पे ही है।
यही करना तुम, डिस्ट्रक्टिव नेचर है आपकी। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12। ऑब्वियसली इसकी अगर हमने प्रेपरेशन करनी है तो पहला मेथड तो है कि आप एक डाइसेक्राइड ले लो, सुक्रोज C12H22O11, जो केन शुगर होती है। ये सुक्रोज केन शुगर है ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11, दिस इज सुक्रोज। अब ऑब्वियसली ये डाइसेक्राइड है, तो जैसे तुम पानी में डालोगे इट विल ब्रेक टू गिव C6H12O6, which is glucose, and another molecule of C6H12O6, which is, so this is one of the preparation। ये preparation ही होगी ना ग्लूकोज की, कि अगर आपको ग्लूकोज प्रिपेयर करना है तो यू कैन टेक गन्ने की शुगर, केन शुगर, जिसका नाम क्या होता है? सुक्रोज। फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O, put it in water, it will hydrolyze to give one molecule of and another molecule of। तो ये एक तरह की ग्लूकोज की प्रेपरेशन होगी। और दूसरी प्रेपरेशन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो पॉलीसेकेराइड होता है स्टार्च, C6H10O5 N मॉलिक्यूल्स, जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये एक नहीं बल्कि N मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? तो इसमें आप किसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो? स्टार्च की। किसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो? So what are the two methods to prepare glucose? The first method is hydrolysis of, being a disaccharide, it will produce one molecule of glucose and one molecule of, and the second method of preparation of glucose is by the hydrolysis of, whose formula is C6, लेकिन होल N, और जब ये पानी में जाएगा तो कितने ग्लूकोज की यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा? N। So these are the, हाँ उसमें H10 होता है क्योंकि दो H इधर से आ जाएंगे, 2 H इधर से आएंगे तो वो 12 हो जाएंगे। क्यों जाएं? टाइम हो गया क्या? Yes, ma'am. 2-3 मिनट रह गए। दिखाना टाइम, Only 5 पढ़े ना। 5 मिनट Now अभी 25 थे, 2 मिनट पहले। मेरे ख्याल 10 मिनट पहले चले जो, तुम्हें रोज ही यही करना है। 15 मिनट रोज क्लास लेट स्टार्ट होती है, जस्ट बिकॉज आई आई एम द ओनली टीचर जो आई केप्ट ऑन वेटिंग कि चलो सारे बच्चे आ जाएं, दूर से आ रहे हैं। मैं कभी किसी बच्चे को नहीं बोलती कि अपने पुराने वाले ट्यूशन को बोलो कि जल्दी, मैं हमेशा वेट करती हूँ सबकी, चाहे क्लास 40 पे शुरू हो चाहे 42 पे शुरू हो। हाँ उसमें क्या है कि मुझे 10 मिनट लेट छुट्टी शुरू करनी चाहिए, तुम 5 मिनट पहले शुरू हो जाते हो, फिर कल को तुम्हारा सिलेबस ऑन टाइम स्टार्ट नहीं होगा, देन ऑल्सो यू विल स्कोल्ड मी। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 1:30 बजे बैच होता है तो 2:30 शिखा मैम का फिजिक्स का बैच होता है, तो बच्चे 2:20 पे ही चले जाते हैं कि मैम हमें वहां पे डांट पड़ेगी। बट आई नहीं, बच्चे बोल रहे थे, उनके मदर्स के कॉल आए, हरमन की मम्मा का कॉल भी आया कि हमें बच्चों को डांट पड़ती है, आप टाइम पे भेजा करो। तो उसमें भी मैं 5 मिनट पहले भेजूं, लेकिन वहां से जब बच्चा यहाँ पे 5-10 मिनट लेट आता है मैं तब भी वेट करूं। वैसे भी वहाँ पे लेट ही पहुँचते हैं। मुझे नहीं पता व्हाट स्टूडेंट्स आर डूइंग, बट मुझे तो ये इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ना कि यू नो दैट आई हैव टू सेंड द स्टूडेंट्स ऑन टाइम। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, मेरा एक तो 4:30 to 5:30 है इवनिंग में, और एक है 1:30 लाइक आफ्टरनून में, 1:30 to 2:30। हाँ जी, कौन से स्कूल? अच्छा ओके। वन 1:30 वाले में तो आई थिंक 15 to 20 के बीच में है, तो इसमें ऐसे 20 to 25 होंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं आपका ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं वैसे आपको लोकेशन भेज देती हूँ। वैसे ये दशमेश कॉलोनी में गोल पार्क पता है आपको? हाँ, दशमेश कॉलोनी में जो गोल पार्क है ना, वहीं पे ही है, हाउस नंबर 142। हाँ जी, 1300 पर मंथ। हाँ जी, सिलेबस अभी तो जस्ट 1 चैप्टर ही, फर्स्ट चैप्टर ही फिनिश हुआ है, दोनों बैचेस में ही सॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर। हाँ जी, हाँ जी, अभी सेकंड स्टार्ट ही हुआ है आज ना।
हाँ 130 में कल से शुरू होगा और बस ठीक है। हाँ ओके। नहीं नहीं वही मैं अभी वही बता रही थी कि जो 130 वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, मतलब दे ट्राई कि वो 125 तक आ ही जाते हैं, क्योंकि वो ना 2:25 पे ही कहना शुरू कर देते हैं कि मैम छोड़ दो, क्योंकि 5-10 मिनट फिर शिखा मैम के पास जाने में लगते हैं, तो मैं 2:25 पे छोड़ ही देती हूँ। तो हाँ हाँ वही, तो मैं वही कह रही थी कि मैं 125 छोड़ देती हूँ 130 वाले बच्चों को, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। बॉय है कि गर्ल है? बॉय, ठीक है, ओके। टेस्ट लाइक हम, हाँ मतलब ना जैसे हम पूरे चैप्टर का तो नहीं लेते, तो हाफ हाफ करके लेते हैं, तो हाफ चैप्टर का ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट चैप्टर का, तो अभी नेक्स्ट हाफ का प्लान होगा। बाकी कल इनको असाइनमेंट्स भी मिलेंगी फर्स्ट चैप्टर की, तो वो मैं अभी प्लान करना है सेकेंड हाफ का, फर्स्ट हाफ का तो हो चुका है एक टेस्ट। हाँ जी, हाँ जी, यस यस, ओके ओके। कौन सा स्कूल था? बताया नहीं मुझे, डमी है। चलो एनीवेज, अब हमने शुरू क्या करना है, स्ट्रक्चर ऑफ ये तो कल ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। अब इसका क्या मतलब है, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, अब उन्होंने ग्लूकोज का एक सैंपल लिया, अब जब ग्लूकोज का सैंपल लिया तो कैसे पता लगा कि इसके अंदर अल्डिहाइड है या कीटोन है। ऑब्वियसली बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिनसे कंफर्मेटरी पता लगता है कि इसके अंदर अल्डिहाइड है कि इसके अंदर कीटोन है, तो वो सारे टेस्ट आपके अभी सिलेबस में, मतलब जब आप अल्डिहाइड और कीटोन करोगे तब है, इसमें है भी नहीं। इसमें बस आपने ये कहना है कि एक्सपेरिमेंट करके पता लगा कि ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोज। अब इसका क्या मतलब है एल्डोहेक्सोज, जब मैंने आपको डेफिनेशन ही कराई थी तो मैंने आपको तभी बता दिया था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, या तो उसका मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है या उसका मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, दोनों नहीं हो सकते। तो या तो कार्बोहाइड्रेट्स एल्डो की कैटेगरी में आते हैं या किसकी कैटेगरी में आते हैं, कीटो की। एल्डो की कैटेगरी में तब आएंगे जब उनके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा पाया जाएगा, अल्डिहाइड। और कीटो की कैटेगरी में कब आएंगे, जब उनके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या पाया जाएगा, कीटोन। तो जब ग्लूकोज के सैंपल को टेस्ट करा गया और जब ये कंफर्मेटरी टेस्ट सामने आया कि ग्लूकोज इज द वन विच कंटेन्स अल्डिहाइड एज अ फंक्शनल ग्रुप एंड नॉट कीटोन। बाकी ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12। तो ये एल्डो एक्सॉज की कैटेगरी में है। कौन सी कैटेगरी में है, एल्डो। अगर इसके अंदर 5 कार्बन होते तो ये कौन सी कैटेगरी में होता, एल्डो पेंटोज। अगर इसमें 4 कार्बन होते तो ये कौन सी कैटेगरी में होता, एल्डो टेट्रोज। 3 कार्बन होते तो एल्डो ट्रायोज। ऐसे कीटोन के भी कार्बोहाइड्रेट्स एग्जिस्ट करते हैं, कीटो हेक्सोज, कीटो पेंटोज। तो एनीवेज ग्लूकोज कौन सी कैटेगरी का निकला, एल्डो हेक्सोज। एल्डो मीन्स इट्स मेन फंक्शनल ग्रुप इज, and hexose means how many carbon, its molecular formula was found to be। अब जब साइंटिस्ट को ये पता लग गया, अब साइंटिस्ट के दिमाग में बहुत दिलचस्पी थी कि कार्बोहाइड्रेट दिखता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, क्या वो 6 कार्बन साइकिल में होंगे, क्या वो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे। अगर स्ट्रेट में भी होंगे तो क्या सारे के सारे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होंगे, या ये पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि 5 कार्बन, प्लीज बातें मत करो, कि 5 कार्बन चेन में हो, एक ब्रांच में हो। ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 4 कार्बन चेन में हो, बाकी 2 ब्रांच में हो। तो कैसे पता लगा कि ग्लूकोज के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, कोई ब्रांच में नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो भी समझ नहीं आएगा तुम्हें तो मैं सिंपल ग्लूकोज ही लिख रही हूँ। जब उन्होंने ग्लूकोज के सैंपल को HI के साथ ट्रीट किया, किसके साथ ट्रीट किया, HI इज अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या है, ये क्या करता है, प्लीज बातें नहीं, सारे O हटा देगा, H ऐड कर देगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन। रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ग्लूकोज के सैंपल को HI के साथ ट्रीट किया, उसने ग्लूकोज के सारे ऑक्सीजन हटा दिए और हाइड्रोजन ऐड कर दिए, तो जो प्रोडक्ट बना वो ना हेक्सेन निकला। हेक्सेन का मतलब ये है कि सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में है। तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें भी 6 के 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में
में ही होंगे, क्योंकि अगर मान लो ग्लूकोज के ओरिजिनल सैंपल में अगर 6 में से 5 कार्बन चेन में होते, एक कार्बन ब्रांच में होता, तो HI के साथ ट्रीट करने पर आपको 2 मिथाइल पेंटेन मिलता। HI के साथ ट्रीट करने पर आपको प्रोडक्ट में हेक्सेन थोड़ा मिलता, आपको क्या मिलता? 2 मिथाइल। अगर ग्लूकोज के ओरिजिनल स्ट्रक्चर में 6 कार्बन की जगह 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते और 2 कार्बन ब्रांच में होते, तो HI के साथ ट्रीट करने पर आपको ब्यूटेन मिलता, क्योंकि बाकी 2 कार्बन तो ब्रांच में होते। तो कहीं ना कहीं जब ग्लूकोज के सैंपल को HI के साथ ट्रीट किया गया, विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ट्रीट करने के बाद प्रोडक्ट में हेक्सेन मिला, क्या मिला? तो हेक्सेन मिलने से उन्होंने ये इन्फर किया कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऑल द 6 कार्बन आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन एंड देयर इज नो ब्रांच। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, दैट विच रिएक्शन कंफर्म्स दैट ऑल द 6 कार्बन इन द ग्लूकोज आर प्रेजेंट इन द स्ट्रेट चेन। तो तब आपको ये स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं भी आएगा तो तुम सिंपल लिखोगे कि ग्लूकोज ऑन ट्रीटिंग with produces, does it produces pentane, does it produces 2,2-dimethyl butane, does it produces 2-methyl pentane, but what it is producing? हेक्सेन। अब आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं स्टूडेंट थी, आपकी क्लास में थी, मतलब 15 साल पहले की बात बता रही हूँ, मुझे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि यार हेक्सेन मिल रहा है, उसे ये कैसे कंफर्म हो रहा है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है। मतलब एज अ चाइल्ड हमें कई बातें नहीं स्ट्राइक होती, लेकिन अब समझ आ रही है कि अगर प्रोडक्ट में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में है तो रिएक्टेंट में भी तो 6 कार्बन किस में होंगे? अगर प्रोडक्ट में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में ना होते, फिर हम सोच लगाते कि कहीं ना कहीं ग्लूकोज में भी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है, कोई ना कोई कार्बन किस में प्रेजेंट है? इन अ ब्रांच। लेकिन एज अ स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आता था कि बन हेक्सेन रहा है, इन्फर हम ये कर रहे हैं कि ग्लूकोज में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन है, ये कैसे पॉसिबल है? अरे पॉसिबल है ना, प्रोडक्ट वही बनेगा जैसा कौन होगा? रिएक्टेंट। तो अगर प्रोडक्ट में 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में भी 6 कार्बन किस में है? देयर इज नो ब्रांच, देयर इज नो। समझ आई है? और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में कि विच रिएक्शन शोज दैट ऑल 6 कार्बन आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, आर प्रेजेंट इन। मेरे से दोबारा तो समझाऊंगी, बट वैसे क्या दिक्कत है? आगे समझ में अच्छे से बिल्कुल। चलो दोबारा, ठीक है। फिर कौन सी रिएक्शन से पता लगा था कि ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड है? ये कल करेंगे, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, जितना भी मैंने पढ़ाया है समझ, वो तुम्हें मैं कल आके डिक्टेट करूं? मतलब तुम्हारी चॉइस है, मुझे बाद में ये सुनने को ना मिले कल आके डिक्टेट करो। घर से नहीं लिख के आओगे? संडे को दे दिया तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लास में डिक्टेट करो। फिर जब मैं डिक्टेट करूँ तो कई बच्चे बोर होने लग जाते हैं कि मैम लिखवा क्यों रहे हो, या तो घर से भेजोगे या लिखवाऊंगी। कल भेज देना, क्योंकि परसों छुट्टी है, परसों आज ना भेजो तो कल पढ़ाकर आज और कल का इकट्ठे दे दूंगी, या थोड़ा सा शुरू कर दूंगी लिखवाना, थोड़ा तुम कंप्लीट कर लेना। आज कोई होमवर्क इसीलिए भी नहीं भेज रही क्योंकि तुम्हें वॉल्ट ऑफ फैक्टर के सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने हैं। प्रकाश क्या होमवर्क है? वॉल्ट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स 16 क्वेश्चन है वो। बच्चे का ये बंद कर दो।